मैं और मेरी माँ सुनीता मार्केट से निकल ही रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई। वहाँ कोई ऑटो वाला भी नहीं था, इसीलिए हम दोनों माँ बेटी किनारे खड़े होकर बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगे कि तभी अचानक एक कार आकर हमारे करीब रुकी। शीशे को नीचे करके उसमें बैठे हुए आदमी ने जब हमसे कुछ कहना चाहा, तभी बारिश के शोर में उसकी आवाज़ ठीक से हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन हम इतना तो समझ गए थे कि वह आदमी हमसे गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहा है। जब गर्दन नीची करके उस आदमी को हमने गौर से देखा तो फिर हमें उसे पहचानते हुए ये देर न लगी कि ये तो राजेश अंकल थे, पापा के एक बहुत पुराने दोस्त। कुछ ही देर में हम दोनों माँ बेटी राजेश अंकल की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। राजेश अंकल कभी हमारे पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले ही वह ये कॉलोनी छोड़कर करीब की एक महंगी सोसाइटी में रहने के लिए चले गए। हमारे बैठने के बाद गाड़ी स्टार्ट करते हुए राजेश अंकल ने पूछा, भाभी घर में सब ठीक तो है ना? मम्मी ने कहा कि हाँ सब ठीक है। आप बताइए आपकी पत्नी कैसी है और बच्चे वगैरह कितने हैं? राजेश अंकल ने जवाब दिया, भाभी जब बीवी ही नहीं है तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? माँ ने बड़ी ही हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ आपकी बीवी को? जब आप हमारे पड़ोस में रहते थे तभी तो शादी हुई थी आपकी। राजेश अंकल ने कहा, वह शादी चल ही नहीं पाई। 2 साल में ही हम दोनों का तलाक हो गया और पिछले साल ही ये केस खत्म हुआ है और मुझे इसके बदले में 50 लाख रुपए देने पड़े। राजेश अंकल की बात सुनकर माँ ने बड़ी ही हैरानी से उन्हें देखा और फिर उनसे बोली, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, माफ़ कीजिएगा, मुझे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। राजेश अंकल ने कहा कि हाँ, खबर आपको होगी भी कैसे आखिर? मैं तो कॉलोनी छोड़कर सोसाइटी में जो रहने चला गया हूँ और बिजनेस के सिलसिले में अब मैं इतना बिजी रहता हूँ कि कहीं भी मुझे आने जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और जब अमित भाई साहब थे तब उनसे कभी कभार मेरी फ़ोन पर बात हो जाया करती थी। खैर छोड़िए, आप मेरा नंबर ले लीजिए। अगर कभी किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। राजेश अंकल ने माँ को अपना विजिटिंग कार्ड दिया, जिसे माँ ने अपनी पर्स में रख लिया और कुछ देर में ही हम दोनों घर पहुँच गए थे। राजेश अंकल हमें हमारे घर तक छोड़कर वापस चले गए। शराब की लत की वजह से आज से 3 साल पहले मेरे पिता का देहांत हो गया था। मेरे पिता कोई बेहतर इंसान नहीं थे, उन्हें शराब की लत लगी हुई थी और इसी बुरी लत में उन्होंने अपनी गांव की सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया था। शराब के नशे में वह अक्सर मेरी माँ के साथ मारपीट किया करते थे। मेरी मम्मी मेरी वजह से सब कुछ बर्दाश्त करती रहीं, क्योंकि तब तक मैं बहुत छोटी थी। मेरी परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए, बस इसी के लिए मेरी माँ दिन रात बहुत मेहनत करती। पिता के मरने के बाद मेरी माँ घर में ही लोगों के कपड़े सिलने लगी थी, जिससे हमारा गुजारा ठीक ठाक चल जाता था। मेरे पापा के बड़े भाई यानी कि मेरे ताऊ अजय काफ़ी दौलतमंद इंसान हैं, लेकिन हम माँ बेटी को वह पूछते तक नहीं हैं। होली दिवाली पर वह लोग मेहमान की तरह घर आते हैं और मेरे हाथ में थोड़ी बहुत मिठाइयाँ रखकर सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर हमें वह सब सामान देकर चले जाते हैं। माँ की वजह से ही मैं आज एक अच्छे कॉलेज तक पहुँच पाई हूँ। कॉलेज घर के नज़दीक ही था, इसीलिए मैं हॉस्टल भी नहीं लिया था। कॉलेज में ही मुझे रवि मिला, जिससे मेरी दोस्ती हो गई और फिर मेरी दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये तो मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती थी, लेकिन रवि वाली बात मैंने माँ को अभी तक नहीं बताई, क्योंकि एक तो माँ वैसे भी परेशान रहती थी। उस पर अगर मैं उन्हें ये बताती कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ तो शायद ही है वह और भी ज़्यादा दुखी हो जाती। मेरे कॉलेज की छुट्टियां पड़ी थीं, इसीलिए अब मैं पूरे दिन घर में ही रहती थी और माँ के काम में थोड़ा बहुत हाथ बटा दिया करती थी।
घर के पास ही एक नया मार्केट बनकर तैयार हो रहा था। माँ उसी मार्केट में लेडीज गारमेंट्स की एक दुकान करना चाहती थी। इसी सिलसिले में आज हम मार्केट गए हुए थे, जहाँ राजेश अंकल से हमारी मुलाकात हो गई। मार्केट में दुकान खरीदने के लिए माँ को 5 लाख रुपयों की ज़रूरत थी। मेरे ताऊ अजय के लिए 5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, और मम्मी उनसे मांग भी लेती तो शायद वह उन्हें दे भी देते। लेकिन माँ ने ताऊ से रुपए उधार लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा। हम दोनों माँ बेटी घर में एक सहेली की तरह ही रहते थे। मेरी माँ अपनी हर समस्या पर मुझसे बात करती, तो मैं भी अपनी कॉलेज लाइफ की बातों को माँ से ही शेयर कर लेती थी। 1 महीना बीत गया था। इसी बीच माँ दुकान के लिए 5 लाख का लोन लेना चाह रही थी। इसलिए पिछले 1 महीने से मेरी माँ बैंक का चक्कर लगा रही थी, लेकिन बैंक से उन्हें सिर्फ 1 लाख का ही लोन मिल पाया। गोल्ड गिरवी रखकर माँ ने 1 लाख का और भी इंतजाम किया, और ये 2 लाख रुपए वह शॉप वाले को दे आईं। अब बाकी के 3 लाख रुपयों के लिए माँ ने उस शॉप वाले से 2 महीने का समय ले लिया। लेकिन अब माँ को 2 महीने के अंदर अंदर ही 3 लाख रुपयों का इंतजाम करना था। सुबह उठकर मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई, और माँ किचन में सुबह खाना बनाते हुए झाड़ू भी लगा रही थी। कुछ देर मैं हाथों में झाड़ू लिए वह मेरे कमरे में आ गई और बोली, पूनम, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। मैंने कहा, बोलो माँ। माँ ने कहा, रुपयों के लिए एक बार क्या मैं राजेश से बोलकर देखूं? मैंने कहा, राजेश अंकल के पास अगर पैसे नहीं हुए तो फिर भी आप एक बार उनसे बात करके देख लीजिए। माँ ने झट से राजेश अंकल का विजिटिंग कार्ड निकाला और अपने फ़ोन पर राजेश का नंबर डायल कर दिया। राजेश अंकल ने फ़ोन उठाया। उन्होंने उधर से कहा, हेलो, कौन? और माँ ने कहा कि मैं अमित की पत्नी सुनीता बोल रही हूँ। क्या आपने मुझे पहचाना? राजेश अंकल ने कहा, अरे भाभी, कैसी हैं आप, और आपने मुझे कैसे याद किया? माँ ने बड़े ही हिचकते हुए राजेश अंकल के सामने अपनी सारी परेशानी को बयान कर दिया। राजेश अंकल ने कहा कि भाभी, मैं अभी ऑफिस में हूँ और शाम को लौटते वक्त मैं आपके घर की ओर से ही होता हुआ जाऊँगा। राजेश अंकल का फ़ोन कटने के बाद माँ थोड़ा परेशान लग रही थी। उनकी परेशानी को मैं भाप गई, इसीलिए मैं माँ के करीब गई और बोली कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जब राजेश अंकल घर आने के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वह हमारे कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करेंगे। शाम के 7 बजे थे कि घर के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। मुझसे पहले ही माँ दरवाजे तक पहुँच गई थी और उनके पीछे पीछे मैं भी चली गई। हम दोनों को यकीन था कि राजेश अंकल ही आए होंगे, लेकिन बाहर तो मेरे ताऊ और ताई खड़े हुए थे। उनके साथ मेरी कज़न सिस्टर अनामिका भी थी। तीनों लोग घर में आए और फिर चाय नाश्ते के बाद ताऊ ने हमें बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग के दौरान हालात बहुत ख़राब हो गए थे, इसीलिए तब अनामिका को वापस इंडिया आना पड़ा था। अब फिर से वह अपनी पढ़ाई पूरी करने यूक्रेन वापस जा रही है। देर रात उसकी फ़्लाइट है। ताऊ ने माँ से कहा, सुनीता, मैंने सोचा था कि पूनम को भी बाहर ही पढ़ने के लिए भेज दूँ, लेकिन इसके यहाँ पर ना रहते हुए तुम बिल्कुल ही अकेली हो जाओगी। बस यही सोचकर मैं पीछे हट गया। माँ ने कहा कि आपने बिल्कुल सही सोचा, पूनम के बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाती। माँ की बात पूरी होते ही कि इससे पहले ही माँ के फ़ोन की घंटी बजने लगी। राजेश अंकल का ही फ़ोन था। माँ फ़ोन लेकर मेरे कमरे में चली गई और जब कमरे से बाहर निकली तो वह काफ़ी बेचैन लग रही थी। मेहमानों के बीच मैं उनसे उनकी परेशानी का कारण कैसे पूछती, तो मैंने माँ को मैसेज सेंड करते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? माँ सामने बैठी थी। माँ ने तुरंत ही रिप्लाई किया, थोड़ी देर में राजेश घर पहुँचने वाला है। क्या करें? अजीब सी स्थिति थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगर ताऊ ताई के सामने ही राजेश अंकल घर पहुँच गए तो बड़ा ही गजब हो जाएगा। न जाने फिर ये लोग क्या सोचेंगे। यहाँ से जाने के बाद वो लोग तरह तरह की हमारे बारे में बातें बनाएंगे।
मेरी ताई को तो आसानी से बहुत अच्छा मसाला मिल जाएगा। वह पूरी रिश्तेदारी में इस बात का बतंगड़ बनाकर पेश कर देंगी। मैंने माँ को मैसेज किया कि आप बाहर जाकर राजेश अंकल को फ़ोन कर लीजिए और उन्हें अपने साथ लेकर मार्केट में चली जाइए और वहीं पर उनसे जो भी बातें आपको करनी हैं वो आराम से कर लीजिएगा। तब तक मैं इन लोगों को अकेले ही संभाल लूँगी। माँ ने वैसा ही किया। उन्होंने ताऊ को कहा कि वह एक ज़रूरी काम से थोड़ी देर के लिए मार्केट जा रही हैं। माँ के इस तरह अचानक चले जाने से मेरी ताई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए माँ के जाने के कुछ देर के बाद ही वो ताऊ और ताई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। मैंने माँ को फ़ोन किया कि माँ, वह लोग चले गए हैं। मेरी बात सुनकर माँ ने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, मैं अभी बस थोड़ी ही देर में घर आ रही हूँ। थोड़ी देर में राजेश अंकल की कार हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। राजेश अंकल की गाड़ी में ड्राइविंग सीट के बगल में माँ बैठी थी। मेरी माँ काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने राजेश अंकल को नमस्ते किया और फिर उन्हें घर में आने को कहा, लेकिन वह शायद बहुत जल्दी में थे। फिर कभी आने के लिए बोलकर वह तुरंत ही वहाँ से चले गए। माँ खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही थी। अंदर आते ही माँ ने झट से दरवाज़ा बंद किया और मेरे हाथों में एक पैकेट पकड़ा दिया और बोली, खोल कर देख, पूरे 3 लाख रुपए हैं। मेरा तो सपना पूरा हो गया। मैं राजेश के साथ जाकर कल सुबह ही दुकान की रजिस्ट्री करवा लूँगी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। माँ की मेहनत कामयाब हो गई थी। दुकान खूब अच्छी तरह से चलने लगी थी। 2 महीने के अंदर ही माँ ने बगल वाली दुकान लेकर अपने काम को और भी दुगनी रफ्तार दे दी। मैं भी पढ़ाई के साथ साथ माँ के बिजनेस में उनका साथ देने लगी थी। माँ मुझे अक्सर कहती कि तू अपनी लाइफ को एंजॉय कर, ये सब तो मैं अकेले ही संभाल लूँगी। लेकिन मेरी लाइफ में एंजॉय करने के लायक जो बात थी वो तो मैं माँ को बता ही नहीं सकती थी। इसीलिए फ़िलहाल तो मैं माँ के साथ ही खुश थी। संडे का दिन था। मार्केट बंद होने की वजह से माँ और मैं शॉपिंग का प्लान बनाया। तभी माँ के फ़ोन पर राजेश अंकल का फ़ोन आ गया। माँ फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई और फिर उन्होंने अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे लगा कि शायद राजेश अंकल अपने रुपयों के लिए माँ को फ़ोन कर रहे होंगे। लेकिन थोड़ी देर में जब माँ कमरे से बाहर निकली तो मैं उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी महसूस की। मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, राजेश अंकल अपने रुपए वापस मांग रहे थे? माँ ने कहा, अरे नहीं तो पगली, पिछले महीने ही तो मैंने उनके रुपए लौटाने के लिए उन्हें बोला, लेकिन उन्होंने तो मुझे साफ मना कर दिया। तब मैंने वह रकम बगल वाली दुकान में इन्वेस्ट कर दी। राजेश रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और उनके पास रुपए पैसों की कोई भी कमी नहीं है। वह तो मुझे और भी पैसे देना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने उन्हें मना कर दिया है। थोड़ी देर पहले ही माँ और मैं शॉपिंग पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन राजेश अंकल के कॉल के बाद माँ ने शॉपिंग का प्लान पूरी तरह से कैंसिल कर दिया और बोली, पूनम बेटा, शॉपिंग के लिए तो हम लोग फिर कभी चलेंगे। मार्केट में मुझे अभी कुछ काम है, इसीलिए मैं वहाँ जा रही हूँ और तुम यहाँ घर पर ही रुकना। ये कहकर माँ तैयार होने के लिए वापस कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वह कमरे से बाहर निकली तो उन्हें देखकर तो मैं चौंक गई। माँ ने बड़े ही दिनों के बाद बड़ी खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी और वह हल्के से मेकअप के साथ आज गजब की लग रही थी। माँ का ये रूप देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई और मैं समझने लगी कि शायद माँ और राजेश अंकल के बीच मोहब्बत की खिचड़ी पक रही है। मेरी माँ 35 साल की उम्र की थी और राजेश अंकल भी लगभग इतनी ही उम्र के होंगे, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। माँ ने पूरी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटा और घोट कर मुझे बड़ा किया। उसके ऊपर होने वाले जुल्म की मैं खुद गवाह थी। आज माँ अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाह रही हैं, तो आखिर उसमें गलत क्या है? मैं माँ को खुश देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। मन ही मन मैं राजेश अंकल को शुक्रिया भी अदा करने लगी, क्योंकि मेरी माँ की इस खुशी की वजह वही थे।
माँ को इतना खुश देखकर मैं भी सोच रही थी कि मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है। जिसे मिल जाए उसकी तो ज़िंदगी ही संवर जाती है, और जिसे ना मिले तो उसका तो सब कुछ बर्बाद ही हो जाता है। कोई लैला या कोई मजनू यूं ही नहीं बना होगा, मोहब्बत की ताकत ने उसे अमर कर दिया होगा। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का क्या करूं? मुझे भी तो मोहब्बत है, लेकिन मेरी मोहब्बत लैला और मजनू जैसी ही लगती है। मुझे जो कभी मिल तो ना पाए, लेकिन इतिहास में अमर हो गए। मैं ये सब सोच ही रही थी कि बाहर राजेश अंकल की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और माँ झट से घर से निकल गई और फिर सीधा रात के 10 बजे ही लौटी। वह बहुत खुश थी। उन्होंने आते ही मेरे हाथों को चूम लिया और मुझसे बोली, सॉरी बेटा, मैं लेट हो गई। तूने खाना खाया? मैंने कहा कि नहीं माँ, अभी तो नहीं। मैंने सोचा कि तुम लौटोगी तो हम फिर साथ में ही खाना खा लेंगे। मैंने पनीर बनाया है, खाओगी? निकालूं खाना? लेकिन माँ बोली कि मैं तो बाहर से खाकर ही आई हूँ, इसीलिए मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन तुम खा लो। मैं समझ गई कि माँ का डिनर तो हो चुका है। मैंने माँ को मोहब्बत में खुश देखा तो मुझे लगा कि अपनी मोहब्बत की दास्तान भी मैं आज माँ को बता ही दूँ। मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। माँ मेरे करीब आकर मेरे बगल में ही बैठ गई। अब बड़े ही प्यार से उन्होंने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, बोलो पूनम बेटा, क्या बात है? मैं बोली, माँ, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बेइंतहा प्यार करता है। मैं अब तक आपसे ये बात छुपाती रही क्योंकि अब तक मेरे अलावा आपका कोई भी नहीं था। मैं जिंदगी में पहली बार आपको इतना खुश देख रही हूँ। मेरी बातों से माँ का खूबसूरत चेहरा और भी ज़्यादा खिल गया। फिर वह बोली कि अच्छा अच्छा, ज़्यादा मुझे मक्खन मत लगा और ये बता कि लड़का करता क्या है। मैं बोली कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ उसका नाम रवि है। वह अभी मजिस्ट्रेट की तैयारी कर रहा है और यहीं सूरत में ही रहता है। मेरी बात सुनकर माँ ने कहा, सच्ची मोहब्बत कभी किसी भी दायरे की मोहताज नहीं होती और इसमें ना कोई ऊंच होती है ना ही कोई नीच। सच्ची मोहब्बत को कभी कोई नहीं रोक सकता। ये बात तूने अब तक मुझे क्यों नहीं बताई? चल अभी के अभी मेरी बात करा रवि से। माँ के कहने पर मैंने तुरंत ही रवि को फ़ोन लगा दिया और उसे बता दिया कि आज मैंने माँ को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है और इसीलिए वह अब तुमसे बात करना चाहती हैं। थोड़ी ही देर के बाद मैंने माँ को फ़ोन पकड़ा दिया और फिर उनसे कहा कि लो, आप रवि से बात कर लो। माँ ने रवि से बहुत लंबी चौड़ी बात की। माँ ने उससे उसके घर वालों से लेकर उसकी पढ़ाई और उसके फ्यूचर को लेकर भी सारे सवाल कर डाले। फ़ोन रखने के बाद माँ बहुत खुश थी। बोली कि पूनम, मुझे तेरी पसंद पर नाज है। बेटा रवि एक बहुत ही अच्छा इंसान है और देखना एक दिन वह बहुत बड़ा जज बनेगा। मेरे दिल पर जो बोझ था वह उतर गया था। अब मैं भी माँ की तरह ख्वाबों की हसीन दुनिया में उम्मीदों के पंख लगाकर उड़ने लगी थी। अपने काम से फ्री हो लेने के बाद ज़्यादातर समय माँ का अब राजेश अंकल के साथ ही बीतता था। माँ घर में रहती तो भी राजेश अंकल के ख्यालों में ही डूबी डूबी सी रहती। हर समय मुझसे राजेश अंकल की ही बातें करती रहती और खाली समय मिलते ही राजेश अंकल से फ़ोन पर बतियाने में लग जाती थी। जल्द ही माँ ने 4 व्हीलर भी ले लिया। मैं हैरान थी कि माँ ने इतनी जल्दी ड्राइविंग आखिर कैसे सीख ली। माँ ने मुझे भी ड्राइविंग सिखा दी। अब तो हम दोनों माँ बेटी अपनी गाड़ी से ही शॉपिंग करने जाते और अपनी शॉप पर भी जाते और कभी कभी मन करता तो कार को लेकर कहीं भी निकल जाते और 2 सहेलियों की तरह हम खूब मस्ती करते। सुबह के 8 बजे तक माँ अपनी कार से शॉप पर जाने के लिए मार्केट निकल जाती। अक्सर मैं आराम से ही पहुँचती या कभी कभी नहीं भी पहुँचती। मेरे ना रहने पर भी माँ सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेती। कहते हैं इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। मेरे ताऊ अजय उसी सोसाइटी में रहते थे जिसमें राजेश अंकल का घर था। मम्मी और राजेश अंकल के बीच पक रहे मोहब्बत के पुलाव की गंध मेरी ताई तक पहुंच चुकी थी। सुबह जब मैं बाथरूम में थी कि तभी माँ की आवाज़ आई, पूनम बेटा, मैं शॉप के लिए निकल रही हूँ,
तुम्हारा मन करे तो तुम आराम से दुकान पहुंच जाना। मैं सोच रही थी कि आज मैं शॉप पर ना जाकर रवि से मिलने जाऊंगी और माँ के निकलने का मैं इंतज़ार करने लगी, ताकि उनके जाने के बाद मैं भी सज धज कर घर से निकल सकूं। मैं कमरे में ही थी कि तभी माँ मेरे कमरे में आ गई और बोली, पूनम बेटा, एक काम करो, आज तुम ही शॉप पर चली जाओ और लंच में आना तो तुम घर पर ही रह जाना और मैं फिर वापस शॉप पर चली जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है माँ, लेकिन अभी तो तुम शॉप पर जाने को तैयार थी, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया? तो माँ बोली कि वो दरअसल मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, इसीलिए मैं अभी नहीं जा सकती। मैंने गाड़ी निकाली और मैं दुकान की ओर निकल पड़ी, लेकिन जब मैं दुकान पर पहुंची तब मुझे याद आया कि मैं शॉप की चाबियां तो लाना ही भूल गई हूँ। शॉप से घर की दूरी केवल 5 किलोमीटर की ही थी। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंची तो देखा कि घर के बाहर राजेश अंकल की गाड़ी खड़ी हुई है। मैं माँ के उस ज़रूरी काम को अब अच्छी तरह से समझ गई थी। मैंने उन लोगों को डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा, लेकिन शॉप की चाबियां लेना भी बहुत ज़रूरी था। मैं घर के बाहर से ही माँ को फ़ोन लगाने लगी और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं चाबी घर पर ही भूल आई हूँ। मेरी पूरी बात सुने बिना ही माँ ने मुझे कहा कि बेटा, तुम अभी घर पर मत आना, मैं ज़रूरी काम से बाहर आई हुई हूँ। और मैं फिर से शॉप पर पहुँच गई और माँ के ज़रूरी काम से फ्री होने का इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे में माँ शॉप पर पहुँच गई। मैंने माँ से कहा कि आज तुम दुकान संभालो, अब मैं जा रही हूँ। माँ बोली कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है और फिर मैं पहुँच गई रवि के फ्लैट पर। शाम को जब मैं घर पहुँची और फ्रेश होकर रात के खाने की तैयारी में जुट गई कि तभी हमारे दरवाजे की घंटी बजी। ताऊ और ताई आए हुए थे। दोनों ही लोग सोफे पर बैठ गए और मैंने दोनों को गिलास में पानी दिया और बोली कि मैं उनके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। तभी ताई बोली कि नहीं बेटा, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस यहाँ आओ और मेरे पास बैठो, क्योंकि मुझे आज तुमसे कुछ बात करनी है। ताई ने मुझे अपने बगल में ही बिठा लिया और बोली, देखो पूनम, अक्सर बच्चे बिगड़ते हैं तो उनकी शिकायत उनके माँ बाप से की जाती है, लेकिन जब माँ बाप ही बिगड़ रहे हों तो फिर उनकी शिकायत किससे की जाए? क्या उनके बच्चों से की जाए? देखो ना कैसा जमाना आ गया है। पूनम बेटा, तुम तो समझदार हो, इसीलिए मैं ये बात तुम्हें समझा रही हूँ। तुम अपनी माँ को कंट्रोल करो, क्योंकि उनकी वजह से सोसाइटी में हमारी बहुत नाक कट रही है। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या कर दिया मेरी माँ ने? ताई ने कहा कि अरे, हमारी सोसाइटी के रहने वाले राजेश के साथ तेरी माँ आजकल खुलेआम घूम रही है और तू पूछ रही है कि ऐसा क्या किया तेरी माँ ने? और तो और, पानी तो अब सर से ऊपर ही गुजर गया है। तब जाकर हम दोनों ने ये फैसला किया कि तेरे कानों तक हम ये बात पहुंचाएं। तेरी माँ को मैंने फ़ोन भी किया था तो वह शॉप पर ही थी और उसी ने बताया कि तू इस वक्त घर पर है, इसीलिए फिर हम सीधे तेरे पास ही चले आए। ताई और ताऊ ने काफ़ी देर तक मुझे समझाने की कोशिश की और मुझे तरह तरह की बातें बताईं और उसके बाद वह लोग चले गए। उनके जाते ही मैंने माँ को फ़ोन किया। माँ घर आई तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। वह मुझे कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह उठकर मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं आपके साथ हूँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसीलिए आपको किसी की भी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम मुसीबत में थे तब इन लोगों को हमारी कोई भी चिंता नहीं थी, लेकिन अब ये हमारी वजह से उनकी नाक कट रही है। इसीलिए माँ, आप जो भी कर रही हैं वह सही कर रही हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। सुबह हो चुकी थी और माँ को उदास देखकर मैंने माँ को हौसला देने की बहुत कोशिश की, लेकिन माँ टूट चुकी थी। कल से उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से गायब था। मेरी माँ फिर से वही पुरानी सुनीता लगने लगी थी, जो कभी गमों के बोझ तले दबी हुई थी। कुछ दिन बीते तो मैंने ये महसूस किया कि माँ ने अब राजेश अंकल से भी दूरियां बना ली थीं।
मैंने माँ से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह इस बारे में अब कोई भी बात करना ही नहीं चाहती थी और बात बात पर मुझे भी डांट देती थी। मेरे फ़ोन पर अगर रवि का फ़ोन आता तो माँ को अब अच्छा नहीं लगता। कुछ समय पहले तक जिस माँ को मोहब्बत से मोहब्बत हो गई थी, वही माँ मोहब्बत को अब बड़ी ही घृणा की नज़र से देखने लगी थी। माँ पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनका उदास चेहरा, उनका वो हंसना बोलना, वो तो सब अब बीते जमाने की बात हो गई थी। मैं अपनी माँ को इस रूप में नहीं देख सकती थी। मैंने भी सोच लिया था कि अब मुझे क्या करना है। एक दिन माँ के शॉप पर चले जाने के बाद मैंने राजेश अंकल को फ़ोन लगाया और मैं उनसे माँ के हालातों पर बात करने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि सुनीता उनके 3 लाख रुपए लौटा चुकी हैं और बातचीत बंद भी कर दी है। अब वह उनका बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाती हैं और ना ही कभी फ़ोन करती हैं। राजेश अंकल की बातें सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैंने उनसे सीधा सवाल किया कि अंकल, क्या आप सच सच एक बात मुझे बताएंगे कि क्या आप मेरी माँ से प्यार करते हैं? इस सवाल पर राजेश अंकल खामोश हो गए। मैंने फिर से पूछा, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं अंकल? क्या आप मेरी माँ से शादी करने की हिम्मत रखते हैं? राजेश अंकल ने जवाब दिया कि हाँ, मैं सुनीता से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुनीता पूरी तरह से बदल चुकी है। एक दिन सुनीता मेरी सोसाइटी में मेरे साथ ही थी और हमें आपके ताऊ ताई ने देख लिया था। उन्होंने फिर पूरी सोसाइटी में इस बात का बतंगड़ बनाकर पेश किया और तभी से सुनीता ने मुझसे बात करनी बंद कर दी है। अब तो वह ना तो मेरा फ़ोन उठाती है और ना ही मुझसे मिलने आती है। अब तुम ही बताओ कि इसमें आखिर मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूं? बताओ पूनम। मैंने कहा कि ठीक है, कल संडे है, क्या आप कल सुबह मेरे घर आ सकते हैं? राजेश अंकल ने सुबह घर आने का वादा करके फ़ोन काट दिया। रात को माँ घर आई तो मैंने माँ को कुछ भी नहीं बताया। सुबह हुई तो मैं जल्दी ही उठ गई। आज संडे का दिन था, इसलिए मैंने माँ को भी नहीं जगाया। सुबह के 8 बजते ही राजेश अंकल घर पहुँच गए। उनकी आवाज़ सुनकर माँ भी अपने कमरे से बाहर आ गई और उन्होंने राजेश अंकल की ओर बड़ी ही हैरानी भरी नज़रों से देखा और उनसे बोली कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? राजेश अंकल कुछ कहते कि तभी मैं बोल पड़ी। मैंने माँ से कहा कि राजेश अंकल को मैंने घर बुलाया है। मेरी ये बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ गया और वह मुझसे बोली कि तुमने मुझसे बिना पूछे किसी को भी घर में बुलाने की हिम्मत कैसे करी? मैंने माँ से कहा कि माँ, राजेश अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम भी राजेश अंकल से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम समाज के डर की वजह से इस बात को मानने से इनकार कर रही हो। याद करो, जब हम लोग मुसीबत में थे तब यही लोग हमें पूछते भी नहीं थे, तब इन्हीं राजेश अंकल ने हमारी मदद की थी। आज तुम रिश्तेदारों के चक्कर में राजेश अंकल की मोहब्बत को ऐसे कैसे ठुकरा सकती हो? माँ, अगर आपको जीवन में अकेले ही रहना है तो फिर ठीक है, रहो आप अकेले, मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी माँ का दिल पिघल गया। वह बोली, देख पूनम, मेरे लिए तू ही सब कुछ है, मैं सब कुछ सह लूँगी, लेकिन अगर कोई मेरी वजह से तुझे गालियाँ दे, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन तेरे ताऊ और उनकी पत्नी दोनों ही मेरी शॉप पर आए थे और सबके सामने उन्होंने मुझे बहुत जलील किया था। मैं भी क्या करती? तू अब बड़ी हो चुकी है और तेरी भी शादी की उम्र है। ऐसे में मैं अपनी शादी के बारे में सोचूं तो फिर लोग क्या कहेंगे? इसीलिए मैंने राजेश से दूरियां बना ली। मुझे मालूम था कि मेरी माँ मुझे बेहद प्यार करती है और राजेश अंकल से भी बेइंतहा प्यार करती है। मेरे रो देने से थोड़ी देर में ही घर का पूरा माहौल ठीक होने लगा था। माँ चाय बनाकर लाई। माँ के बदलते हुए मूड को मैंने देखा तो मैंने उनसे कहा कि माँ, लोगों की परवाह करना छोड़ दो और राजेश अंकल का आप हाथ थाम लो। मेरी बात सुनकर माँ शर्मा गई। तभी राजेश अंकल ने मेरी माँ के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और वह उन्हें उम्मीद की नज़र से देखने लगे।
मैंने माँ से कहा कि माँ, जमाने की चिंता छोड़ दो। मुझे पता था कि तुम राजेश अंकल से बहुत प्यार करती हो और इसीलिए मैंने तुम दोनों लोगों से बिना पूछे ही मैरिज कोर्ट में अर्जी लगा दी है। और आज से ठीक 20 दिन के बाद आप दोनों की कोर्ट मैरिज की डेट मिली है। मेरे मुंह से ये बात सुनकर माँ और राजेश अंकल दोनों के ही होश उड़ गए। वह कुछ कहते कि इससे पहले ही मैंने कोर्ट के पेपर भी दोनों के सामने लाकर रख दिए। माँ हैरान होते हुए बोली, तूने ये सब कैसे कर लिया पूनम? मैं तो सोचती थी कि मेरी बेटी अभी बच्ची है, लेकिन तू तो मेरी भी माँ निकली। मैंने कहा कि आप दोनों अब अपनी शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, और रही बात रिश्तेदारों की, तो मैं आप दोनों की शादी के कार्ड भी छपने के लिए दे दिए हैं। शादी के कार्ड लेकर रिश्तेदारों के यहाँ मैं खुद जाऊंगी। मैंने महसूस किया कि मेरी माँ को मुझ पर अब और भी ज़्यादा नाज बढ़ गया था, और राजेश अंकल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोले कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि सुनीता जैसी औरत मेरी ज़िंदगी में आई है, और अब तो मैं पूनम जैसी बेटी को पाकर भी खुद को डबल खुश नसीब समझ रहा हूँ। सच में तुम हीरा हो बेटी। माँ और राजेश अंकल अब फिर से पहले जैसे एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों को इतना खुश देखकर मुझे भी ज़रूरी काम याद आ गया। मैं गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गई और बोली कि माँ, मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। दोनों को घर में अकेला छोड़कर मैं जाने लगी तो दोनों शर्मा गए और मैं घर से बाहर निकल आई। शादी की तैयारियों में लग गई थी मैं, और राजेश अंकल ने भी अपनी शादी के बाद की रिसेप्शन पार्टी के लिए होटल बुक कर लिया था। अगले दिन कार्ड छपकर आ चुके थे। मैंने सबसे पहले कार्ड अपनी ताई के घर देना ही मुनासिब समझा। मैं माँ को बिना बताए ही उनकी सोसाइटी में उनके घर पहुँच गई। मेन डोर बेल बजाई तो ताई ने ही दरवाज़ा खोला और मुझे यूं अचानक सामने देखकर ताई बड़ा ही चहकते हुए बोली, अरे कैसी हो पूनम, आज तुम रास्ता कैसे भटक गईं? मैंने कहा कि दरअसल मुझे ज़रूरी काम था, इसीलिए आई हूँ। मैं ताई के ड्राइंग रूम में बैठ गई। ताई बोली, उस दिन तेरे पास से होकर मैं तेरी माँ की शॉप पर गई थी, और फिर मैंने उसे काफ़ी समझाया कि ये सब ठीक नहीं है। घर की बच्चियों की शादी की उम्र में अगर माँ ही इस तरह की हरकतें करेगी तो फिर ये कितनी शर्म की बात है। इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। उस दिन की बात का काफ़ी असर हुआ है तेरी मम्मी पर। लगता है कि वह अब सुधर गई है। देख, मैं तेरी माँ की जेठानी हूँ। अगर वह गलत रास्ते पर जाएगी तो फिर मेरा ये फ़र्ज बनता है कि मैं उसे सही रास्ते पर लेकर आऊँ। बोल, चाय पिएगी? मैंने कहा, नहीं बड़ी मम्मी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैंने ताई का लेक्चर सुनने के लिए नहीं आई थी। मैंने सीधे कार्ड निकाला और उनके हाथों में थमाते हुए बोला, बड़ी मम्मी, ये शादी का कार्ड है, इसे रख लीजिएगा। आप शादी में बड़े पापा के साथ ही आइएगा। कार्ड देखकर ताई के चेहरे पर मुस्कुराहट झलकने लगी। बोली, अरे लड़का भी देख लिया और शादी भी तय कर ली, और तू मुझे अब बता रही है? खैर छोड़, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। बता, मेरा दामाद करता क्या है? मैं खड़ी हो गई और दरवाजे तक पहुंच गई। मैंने ताई से कहा, लड़का रियल एस्टेट का बिजनेस करता है ताई, और वह आपका दामाद नहीं है। आप कार्ड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। मैं अपने घर आ गई और मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, क्योंकि कार्ड पढ़ने के बाद ताई पर क्या बीत रही होगी ये तो हम दोनों ही जानते थे। मम्मी की शादी वाले दिन हम जिले के मैरिज कोर्ट में पहुंच गए। माँ और राजेश अंकल दोनों मैरिज मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हुए थे। माँ की ओर से गवाह के रूप में मैंने साइन किया था। हमारे मार्केट के कई लोग भी इस शादी में शामिल हुए थे। शादी के जोड़े में माँ किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। कोर्ट से निकलते ही हम लोग गाड़ी में बैठे। एक बार फिर से हम दोनों माँ बेटी राजेश अंकल की गाड़ी में थे, लेकिन अब माँ अगली सीट पर राजेश अंकल के साथ ही बैठी थी और मैं पिछली सीट पर बैठी हुई थी। दोनों की खूबसूरत जोड़ी को देखकर मैं बेहद खुश हो रही थी। माँ ने कहा, पूनम, अब तू रवि से कब मिलवाएगी?
उसका एग्ज़ाम फाइनल हुआ कि नहीं अभी तक? मैं बोली, माँ उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और वह मजिस्ट्रेट भी बन गया है। माँ बोली, इतनी बड़ी खुशखबरी तूने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई और उसे शादी में क्यों नहीं बुलाया? मैंने माँ से कहा, अभी तो आप दोनों रवि के सामने ही खड़े थे। मैरिज कोर्ट का जो जज था वह रवि ही तो था। वो थोड़ी देर में ही घर पहुंच जाएगा आप दोनों को बधाई देने के लिए। लेकिन उसने कहा है कि वह आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता है। लेकिन आपने पूछा तो मैंने रवि का सरप्राइज यहीं पर खत्म कर दिया। माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। माँ के साथ राजेश अंकल भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। माँ शाम तक घर पर ही रही और फिर शाम को वह अपने दूल्हे राजेश के साथ घर जाने के लिए तैयार होने लगी। आज एक बेटी अपनी माँ को विदा कर रही थी। माँ चली गई और फिर मैं और रवि घर में अकेले ही रह गए। कुछ समय के बाद ही रवि ने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात कर ली और फिर मेरी और रवि की भी शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। आज मैं भी अपने प्यार के साथ बहुत खुश हूँ और मेरी माँ भी। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए वह सब झेलती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन जब माँ की ममता का कर्ज लौटाने की बारी आती है तब हम उसे अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो माँ की ममता का कर्ज अदा कर पाते हैं। याद रखिए कि दूसरों की भावनाओं को समझना भी एक कला होती है और अगर आप में ये कला है तभी आप इंसान कहलाने का हक रखते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सभी को खुश रहने का हक है और अपने जीवन को अपने पसंदीदा साथी के साथ जीने का भी अधिकार है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।